नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नए परिसीमन आयोग के गठन का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मथुरा में मीराबाई की 525वीं जयंती के समारोह में शामिल हुए। ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एमिशंस फ्रॉम ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन नेट जीरो ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से छूट प्रदान की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार 4 दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए जेनरिक दवाएं जारी की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नए परिसीमन आयोग के गठन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश एक याचिका को सुनवाई करते हुए जारी किया है। आपको बता दें कि इस याचिका में सिक्किम और पश्चिम बंगाल विधानसभाओं में लिम्बू और तमांग जनजातीय समुदायों के समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के प्रावधानों के तहत गारंटीकृत अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 330 के मुताबिक लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 के मुताबिक राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। साथ ही ये निर्णय अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को रोकता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार है। परिसीमन आयोग की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। ये आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों, संख्या या सीमाओं के फिर से समायोजन के लिए उत्तरदायी है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं। हालांकि वे इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकती हैं। आयोग की संरचना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश, जो कि वर्तमान हो या सेवानिवृत्त हो, वो आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उसके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा संबंधित राज्य का निर्वाचन आयुक्त भी सदस्य होता है। भारत में परिसीमन की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952, 1963, 1973 और 2002 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 2000 के बाद की पहली जनगणना प्रकाशित होने तक परिसीमन के कार्य पर रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ने परिसीमन पर रोक को 25 साल तक के लिए और बढ़ा दिया था। इसलिए अब 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन का काम किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मथुरा में मीराबाई की 525वीं जयंती के समारोह में शामिल हुए। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मीराबाई एक तो भक्ति काल से संबंधित हैं और इस बार मीराबाई की 525वीं जयंती मनाई गई। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। मीराबाई भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत कवियों में से एक हैं। वे सगुण भक्ति धारा की कवयित्री हैं और भगवान कृष्ण के प्रति गहरी आस्था रखती थीं। वे भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। उनके आरंभिक जीवन और विवाह की बात करें तो उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में राजपूत राजा रतन सिंह के घर हुआ था। 1516 में उनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र राजकुमार भोजराज से हुआ। भोजराज की 1521 में मृत्यु हो गई थी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी और कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। भोजराज की मृत्यु के बाद उन्होंने राज परिवार में रहने से इनकार कर दिया और अपने आराध्य की खोज में वृंदावन चली गई। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष द्वारका में बिताए थे। कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई मीरा के मन में जब भाव आते थे तो वो अपनी कविताओं की रचना राजस्थानी और ब्रजभाषा में करती थी। ये दोनों हिंदी भाषा की बोलियां हैं। उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रॉबर्ट ब्लाय और जैन हिर्शफील्ड ने अपनी पुस्तक मीराबाई एक्स्टेटिक पोएम्स में मीराबाई की कुछ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। समाज सुधारक के रूप में भी मीराबाई की अहम भूमिका रही। वे संत रविदास की शिष्या थी। संत रविदास अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति से संबंधित थी। मीराबाई के आध्यात्मिक कार्यों ने राजकुमारियों और विधवाओं के लिए स्थापित सामाजिक अपवर्जनात्मक मानदंडों को चुनौती दी थी। ये बात हमें सुनने में आज शायद बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन मध्यकाल के उस दौर में जब स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी,
जब वो पर्दे में रखी जाती थीं, और स्पेशली जो राजघरानों की स्त्रियां थीं वो तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा पर्दा प्रथा थी। ऐसे में उनका बाहर निकल के आना और अपने आराध्य को खुले तौर पर पति के रूप में स्वीकार करना, तो सोचिए कि उन्होंने भक्ति और प्रेम के कितने ऊंचे मानदंड और ऊंचे आदर्श स्थापित किए। ये आसान बात नहीं थी, और इसीलिए इस बार 525वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया है। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति व्यक्तिगत विशेष अनुराग और आस्था। भक्ति आंदोलन के संतों ने नियमों, बंधनों या सामाजिक परंपराओं का पालन करने की बजाय भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने पर बल दिया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की अवधि 1300 से 1550 के बीच मानी जाती है। हिंदी साहित्य में इसे भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति परंपरा को दो श्रेणियों में अक्सर बांटा जाता है। एक सगुण भक्ति, इसमें ईश्वर के गुण युक्त और साकार रूप की उपासना की जाती है। इसमें शिव, विष्णु और देवियों को विशिष्ट आराध्य मानकर उनके मानवीय रूपों की उपासना की जाती है। वहीं निर्गुण भक्ति के तहत गुण रहित और निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। भक्ति आंदोलन के मुख्य संतों की बात करें तो गुरु नानक देव हैं, जिन्होंने निराकार ब्रह्म की संकल्पना की। इसके अलावा तुलसीदास और सूरदास ने सगुण भक्ति की उपासना की। अब इसमें भी तुलसीदास जो हैं वो राम मार्गी हैं और सूरदास जो हैं वो कृष्ण मार्गी हैं। इसके अलावा संत रविदास भी भक्ति आंदोलन के मुख्य संत थे। अगला टॉपिक है ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य 50,000 कृषि सखियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित और प्रमाणित करना है। इस कार्य की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र को सौंपी गई है। NCONF कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इन कृषि सखियों को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। DAY NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार के साथ साथ कौशल एवं मजदूरी आधारित रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। कृषि सखियां कृषि कार्यों में लगे किसान और जमीनी स्तर पर कृषि में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर होते हैं। ये जागरूकता बढ़ाते हुए कृषि के संबंध में पर्यावरण अनुकूल तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्राकृतिक कृषि जो है वो रसायनों से मुक्त एक कृषि प्रणाली है। साथ ही इसमें पारिस्थितिकी संसाधन पुनर्चक्रण और कृषि कार्य में संसाधनों के दक्ष उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करना, फसल की विविधता बनाए रखना, पशु कल्याण सुनिश्चित करना, प्राकृतिक या स्थानीय संसाधनों के कुशल उपयोग पर जोर देना और पारिस्थितिकी तंत्र निष्पक्षता को बढ़ावा देना। प्राकृतिक कृषि से संबंधित कई चुनौतियां हैं, जैसे कि कीटों के हमलों के प्रति संवेदनशील, समय लेने वाली प्रक्रिया, अधिक श्रम की आवश्यकता। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन। प्राकृतिक कृषि के घटक हैं बीजामृत। इसके तहत गाय के गोबर, गोमूत्र और चूने से निर्मित यौगिकों का उपयोग करके बीज को तैयार किया जाता है। दूसरा घटक है जीवामृत। इसमें गौमूत्र, गोबर, दाल के आटे और गुड़ के मिश्रण का उपयोग करके मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसके अलावा है मल्चिंग यानी आच्छादन। इस प्रक्रिया में पादपों और फसलों के बायोमास से प्राप्त मल्च का उपयोग करके सूक्ष्म जलवायु तैयार की जाती है ताकि मृदा की नमी को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा वपासा, इस प्रक्रिया में जलवाष्प संघनन के लिए केंचुओं को सक्रिय किया जाता है। ये जल की उपलब्धता और उपयोग की दक्षता को बढ़ाता है। पादप संरक्षण के तहत जैविक मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। ये कीटों, खरपतवारों और रोगों की रोकथाम करता है तथा पादप का संरक्षण एवं मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एमिशंस फ्रॉम ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस इन नेट जीरो ट्रांजिशंस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। विश्व में ऊर्जा से होने वाले कुल उत्सर्जन में तेल और गैस के उत्पादन, परिवहन और प्रोसेसिंग से होने वाले उत्सर्जन का लगभग 15% योगदान है। विश्व में ऊर्जा से होने वाले कुल उत्सर्जन में तेल और गैस के उपयोग से होने वाले उत्सर्जन का लगभग 40% योगदान है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर तेल और गैस से जुड़ी गतिविधियों की उत्सर्जन तीव्रता को आधा करने के लिए $600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी। रिपोर्ट में तेल और गैस क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि मीथेन उत्सर्जन को कम करना। इसमें औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में वृद्धि के लगभग 30% के लिए मीथेन गैस जिम्मेदार है। सभी गैर आपातकालीन फ्लेयरिंग को समाप्त करना,
गैर आपातकालीन फ्लेयरिंग तब होती है जब ऑयल फील्ड के ऑपरेटर्स तेल उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाली एसोसिएटेड गैस को जला देने का विकल्प चुनते हैं। एसोसिएटेड गैस एक प्राकृतिक गैस है जो कच्चे तेल के साथ उत्पादित होती है। ये आमतौर पर कुएं के शीर्ष पर तेल से अलग हो जाती है। ऑपरेटर्स एसोसिएटेड गैस को वायुमंडल में उत्सर्जित होने से रोकने के लिए उपकरणों और पाइपलाइनों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अपस्ट्रीम ऑपरेशंस का विद्युतीकरण करना। पेट्रोलियम उत्पादन की कुछ अपस्ट्रीम गतिविधियों के विद्युतीकरण के लिए कम उत्सर्जन वाले या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। इससे 2030 तक CO2 उत्सर्जन इन गतिविधियों से होने वाले मौजूदा उत्सर्जन से आधा हो सकता है। इन अपस्ट्रीम गतिविधियों में ड्रिलिंग रिंग्स, पंप, कंप्रेसर आदि शामिल हैं। CCUS तकनीक की अगर हम बात करें तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के तहत विद्युत उत्पादन जैसे बड़े उत्सर्जन स्रोतों से CO2 को वायुमंडल में उत्सर्जित होने से पहले कैप्चर कर लिया जाता है। इस कैप्चर की गई CO2 को कंप्रेस्ड करके किसी अन्य जगह परिवहन कर दिया जाता है। इसके बाद इसका या तो अलग अलग उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है या गहरी भूवैज्ञानिक संरचनाओं के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है। निम्न उत्सर्जन वाले विद्युत अपघट्य हाइड्रोजन का उपयोग करना। इसमें जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने के लिए नवीकरणीय विद्युत स्रोत का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। IEA की स्थापना 1974 में की गई थी। इसे विश्व में तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा इसके मिशन का केंद्रीय हिस्सा है। 31 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत IEA के एसोसिएशन देशों का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 2 रिपोर्ट जारी करती है। एक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और दूसरी है ग्लोबल EV आउटलुक। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से छूट प्रदान की। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने RTI अधिनियम 2005 की धारा 24(2) के तहत एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत सर्टेन को RTI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। RTI अधिनियम भारत के नागरिकों को लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण वाली सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। RTI अधिनियम की धारा 24 के तहत इसमें उपबंध किया गया है कि RTI कानून दूसरी अनुसूची में शामिल किए गए आसूचना और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस उपधारा के तहत छूट नहीं दी जाएगी। दूसरी अनुसूची में रॉ, IB जैसी आसूचना या फिर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। सर्टेन को इस अनुसूची में शामिल करने के बाद इसमें कुल 27 एजेंसियां हो गई हैं। RTI के तहत दी गई अन्य छूटें हैं। RTI अधिनियम की धारा 8, 9, 10 और 11 के तहत सूचना की कुछ श्रेणियों को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। उदाहरण के लिए भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना, मंत्रिपरिषद के विचार विमर्श के रिकॉर्ड, अदालत द्वारा निषिद्ध जानकारियां आदि। RTI की धारा 8(2) के तहत ये कहा गया है कि यदि सूचना के प्रकटीकरण के कारण लोक हित को होने वाले लाभ संरक्षित हित के नुकसान से ज्यादा हैं, तो RTI अधिनियम की धारा 8(1) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। सर्टेन कंप्यूटर सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसकी उत्पत्ति 2004 से परिचालन में है। सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत सर्टेन को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कई कार्य सौंपे गए हैं, जैसे कि साइबर घटनाओं पर जानकारी एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और लोगों के बीच प्रसार करना, साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय लागू करना। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहली बार 4 दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए जेनरिक दवाएं जारी की। 4 दुर्लभ रोगों के लिए इन गैर ब्रांडेड जेनरिक दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं के मौजूदा बाजार मूल्य से 100 गुना तक कम होगी। ये 4 दुर्लभ रोग हैं। टायरोसिनेमिया टाइप 1, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये रोग फ्यूमेरी लेसेटो एसिटेट हाइड्रोलेस एंजाइम की कमी से होता है। ये एंजाइम अमीनो एसिड टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। जो गुणसूत्र लैंगिक लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें ऑटोसोम गुणसूत्र कहते हैं। दूसरा है गॉचर रोग। ये ग्लूकोज सेरेब्रोसिडेज एंजाइम की कमी से होने वाला एक आनुवांशिक रोग है।
ये एंजाइम लिपिड के चयापचय के लिए जरूरी है। तीसरा है विल्सन रोग। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये शरीर में विशेष रूप से मस्तिष्क, यकृत और कॉर्निया में तांबे के असामान्य रूप से संचय के कारण होता है। इसके अलावा है ड्रेवेट या लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम यानी दौरा आना। ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। इसमें रोगी को मिर्गी का दौरा आता है जिसे एपिलेप्सी कहा जाता है। WHO के मुताबिक दुर्लभ रोग वो होते हैं जिनके प्रति 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम मामले प्राप्त होते हैं। ये आजीवन बने रहने वाले रोग या विकार होते हैं। ये शरीर को अति दुर्बल कर देते हैं। दुर्लभ रोग सामूहिक रूप से किसी भी समय किसी भी देश की 6 से 8% आबादी को प्रभावित करते हैं। भारत में दुर्लभ रोगों के 8.4 करोड़ से 10 करोड़ तक मामले हो सकते हैं। इनमें से लगभग 80% रोग आनुवंशिक प्रकृति के होते हैं। दुर्लभ रोगों के साथ में चुनौतियां ये हैं कि दुर्लभ रोगों के बारे में जागरूकता की कमी है। इनके बहुत कम उपचार उपलब्ध हैं। दुर्लभ रोगों के उपचार की बहुत अधिक लागत की वजह से बहुत से मरीज इनका इलाज वहन नहीं कर पाते। दुर्लभ रोगों से संबंधित कई पहलें की गई हैं, जैसे कि दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति NPRD 2021। दुर्लभ रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को NPRD में सूचीबद्ध किसी भी उत्कृष्टता केंद्र में इलाज करवाने पर 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE उत्कृष्टता केंद्र या उत्कृष्टता केंद्र की सिफारिश पर किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए दुर्लभ रोगों की दवाओं का आयात किए जाने पर मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में ऑर्फन दवाएं या दुर्लभ रोग की दवाएं भी शामिल होती हैं। ऑर्फन दवाएं अति दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं। दवा निर्माताओं के लिए इसका उत्पादन करना आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होता है। इस कारण वे सरकारी समर्थन के बिना इसका उत्पादन नहीं करते हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। संविधान की 9वीं अनुसूची। बिहार सरकार ने जाति आधारित आरक्षण बढ़ाने वाले राज्य के कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। हाल ही में बिहार विधानमंडल ने जाति आधारित आरक्षण कोटा को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाला एक विधेयक पारित किया था। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल की गई थी। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता में कमी लगभग 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का मतलब है बैंकों के पास ग्राहकों की ऋण मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होना। तरलता में कमी का मुख्य कारण है सख्त मौद्रिक नीति, जिसकी वजह से ब्याज दरों में वृद्धि हुई, व्यवसायियों द्वारा एडवांस टैक्स का भुगतान, व्यवसायियों द्वारा GST का भुगतान, और इन सभी कारणों से मुद्रा बैंकों में नहीं आ रही है। RBI चल निधि यानी तरलता समायोजन सुविधा द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करता है। रेपो और रिवर्स रेपो की नीलामियां तरलता कम करने के लिए मुख्य उपाय हैं। तरलता प्रबंधन के अलावा और भी कई साधन हैं, जैसे कि सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र। संयुक्त अरब अमीरात ने नूर अबू धाबी सोलर प्लांट को हरित ऊर्जा के प्रति राष्ट्र के समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है। ये दुनिया के सबसे बड़े स्टैंड अलोन परिचालनरत सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसकी कुल क्षमता 1.2 गीगावाट है। अन्य बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र हैं। राजस्थान में भड़ला सोलर पार्क की क्षमता 2.25 गीगावाट है। यहाँ 1 से ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं। कर्नाटक में पवागड़ा सोलर पार्क की क्षमता 2 गीगावाट है। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। ये तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित है। इसका 2022 में परिचालन आरंभ हुआ था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है।
एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस H9N2। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वो चीन में H9N2 के कथित संक्रामक प्रकोप पर बारीकी से नजर रख रहा है। H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का भी कारण बनता है। H9N2 को जंगली पक्षियों और स्तनधारियों जैसे मनुष्यों, बिल्लियों, कुत्तों, सुअरों आदि सहित अन्य 50 से ज्यादा प्रजातियों में पाया गया है। कई क्षेत्रों में कुक्कुटों के लिए स्थानिक है। इस वायरस के संक्रमण का फैलाव संक्रमित जीवित या मृत कुक्कुट के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने मुर्गियों के लिए इनएक्टिवेटेड लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H9N2 वैक्सीन विकसित की है। अगला टॉपिक है कोसिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस CIP। एक अध्ययन के मुताबिक कम तीव्रता के भूकंप भी आयन मंडल पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आपको बता दें कि भूकंप आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशन या विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जिन्हें CIP कहा जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्ध्वाधर क्रिस्टल हलचलें वायुमंडल में ध्वनिक तरंगों को सक्रिय करती हैं। ये तरंगें ऊपर की ओर फैलकर आयन मंडल तक पहुंचती हैं। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के उपग्रहों तथा जमीन पर स्थित इनके रिसीवर्स के लाइन ऑफ साइट्स के इलेक्ट्रॉन्स में बाधा पैदा करती हैं। कोसिस्मिक आयोनोस्फेरिक पर्टर्बेशंस यानी CIPs की मदद से अंतरिक्ष में जमीन पर भूकंप के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही इससे अंतरिक्ष स्थित उपग्रहों का उपयोग करके भूकंप के पूर्व संकेतों को समझने में भी मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है अकाउंट एग्रीगेटर्स। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ साझा किया गया ग्राहकों का डेटा भारत में पूरी तरह से सुरक्षित है। अकाउंट एग्रीगेटर्स भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं हैं। इन्हें NBFC AA लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में कोई व्यक्ति एक वित्तीय संस्थान में सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से अपनी जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। साथ ही इस जानकारी को किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ साझा भी कर सकता है। ये तीसरे पक्ष के साथ बैंक विवरणों की भौतिक हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रतियों को साझा करने या यूजर नेम और पासवर्ड साझा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। ये नई प्रकार की सेवाओं के लिए अवसर भी पैदा करता है, जैसे कि नए प्रकार के ऋण देना। अगला टॉपिक है काजू की फसल। राष्ट्रीय काजू दिवस के अवसर पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने 30 टन से ज्यादा काजू निर्यात किए। राष्ट्रीय काजू दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। काजू ब्राजील मूल का पादप है। भारत में इसकी खेती 16वीं सदी में मालाबार तट पर शुरू की गई थी। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली गहन रेतीली दोमट मृदा आदर्श है। इसके अलावा 20 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता 60 से 95% तक होनी चाहिए। इसके अलावा वार्षिक वर्षा 2000 से 3500 मिलीमीटर होनी चाहिए। भारत काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। काजू उत्पादक मुख्य राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु। मंकी पॉक्स। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार कोंगो में यौन संबंधों के माध्यम से मंकी पॉक्स के संक्रमण की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इस देश में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। इसके लक्षण हैं दाने निकलना, जिनमें बहुत दर्द होता है, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स का बढ़ना और बुखार। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक रोग है, यानी एक पशुजन्य रोग है। इस वायरस का प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है। ये वायरस ज्यादातर गिलहरी और बंदर जैसे छोटे स्तनधारी जीवों से फैलता है। मंकी पॉक्स का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक त्वचा या अन्य घाव के सीधे संपर्क के माध्यम से हो सकता है। इसका पहला मामला 1958 में मिला था। 2022 की शुरुआत तक ये बीमारी कुछ अफ्रीकी देशों तक ही सीमित थी। बाद में ये विश्व स्तर पर फैल गई। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। तो व्यक्तित्व में हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी की। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वे सिखों के 9वें गुरु थे। वे माता नानकी और गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु हरगोबिंद साहिब छठे गुरु थे। उन्होंने माता गुजरी से विवाह किया था। वे गुरु गोबिंद सिंह के पिता थे। गुरु गोबिंद सिंह 10वें अंतिम सिख गुरु थे। बचपन में उन्हें उनकी तपस्वी प्रकृति के कारण त्यागमल कहा जाता था। 13 साल की
उम्र में एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय वीरता के कारण उन्हें तेग बहादुर नाम दिया गया था। उन्होंने साधु खरी और ब्रजभाषा में उपदेश दिए थे। उन्हें हिंद की चादर के रूप में भी जाना जाता है। इसके लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर 1675 में दिल्ली में उनका वध कर दिया गया था। उनके नैतिक मूल्यों की बात करें तो उनमें दृढ़ विश्वास, करुणा और सहानुभूति के गुण थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।